नमस्कार। आज फिर एक नए एपिसोड में एक नए पर्सनालिटी के साथ बैठे हैं और ये पर्सनालिटी बिल्कुल ही अलग पर्सनालिटी है। ये हैं रविशंकर जी। रविशंकर जी मर्चेंट नेवी में कैप्टन है और पिछले तकरीबन 3 दशक से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आज आइए समझते हैं कि मर्चेंट नेवी के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं और बहुत सारी रूमर्स भी चलती है और इनके लाइफ में क्या क्या चलता है ये आज इनसे जानेंगे। साथ ही साथ इनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मर्चेंट नेवी कितना बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है। इनकी सीफेयर एसोसिएशन के लोग जो काम करते हैं इस फील्ड में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन अपने कंट्री को कर रहा है और कैसे एक नया व्यक्ति, एक नया इंसान, एक नए बच्चे जो इस इंडस्ट्री में इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो किस तरह से वो कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको अभी मिलने वाली है रविशंकर जी से के। So please keep watching this video. Ravishankar ji, welcome to the podcast. थैंक यू मृगेंद्र जी, थैंक फॉर हैविंग मी हियर। So wonderful. आपसे जब भी मुलाकात होती है तो आपसे इतनी कहानियां सुनने को मिलती है कि दिल खुश हो जाता है। रविशंकर जी, जब भी हम लोग बात करते हैं मर्चेंट नेवी के कैप्टन की तो 3 बातें हम लोग के सामने में सबसे ज्यादा सुनने को मिलती है और आज आपसे सबसे पहले उसी 3 बात से शुरू करेंगे कि लोग कहते हैं कि मर्चेंट नेवी के कैप्टन और लोग बहुत पैसा कमाते हैं, करोड़ों में इनकी इनकम होती है। दूसरी बात कहते हैं कि उनको इनकम टैक्स भी देना नहीं पड़ता और तीसरी बात कहते हैं कि ये 6 महीने से भी अधिक समय तक घर से दूर रहते हैं। कहां तक सच्चाई इन बातों में? ये तीनों बिल्कुल ऐसा सवाल आप पूछे हैं कि रियली डे टू डे लाइफ में हम भी काफ़ी बार कम अक्रॉस किए सिचुएशन से लोग रियली इसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपको पहला सवाल था करोड़ों में इनकम है, मुझे लग रहा है इसमें सच्चाई उतनी नहीं, करोड़ों में तो नहीं है। एक्चुअली मर्चेंट नेवी में जो सीनियर ऑफिसर्स हो जाते हैं वो तकरीबन 6 महीना काम करते हैं सी में एंड ये 6 मंथ का ड्यूरेशन इट्स नॉट इन वन गो, राइट। सो आपका तीसरा सवाल जो था कि 6 महीने काम करते हैं उसका कहीं न कहीं इसमें आंसर मिल रहा है। जनरली सीनियर ऑफिसर्स का 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट। तो 4 महीने आप गए, उसके बाद कन्वीनियंट पोर्ट से आप फ्लाइट लेके घर चले आए, आपका रिप्लेसमेंट गया, आप फिर से घर में रहें, आपकी जब तक इच्छा हो 2 महीने 3 महीने डिपेंड्स, फिर से आप कंपनी की रिपोर्ट करें, फिर से आपको शिप में भेज दिया जाएगा। सो द आइडिया है क्या कि एक फाइनेंशियल ईयर में लोग 6 महीने रहते हैं, नॉट नेसेसरली इन वन गो। ओके, राइट। तो एक्चुअली इसी बात को लोग सीधे कहते हैं कि 6 महीने रहना पड़ता है। हाँ। तो जब 6 महीने कहते हैं तो सीनियर ऑफिसर के लिए लंबा समय होता है, 6 महीने क्वाइट लॉन्ग टाइम एक्चुअली, राइट। ऑफ कोर्स फॉर द जूनियर ऑफिसर ये 6 महीना का कॉन्ट्रैक्ट होता है। सो कहीं ना कहीं लोग जो जूनियर ऑफिसर से इंटरेक्ट हुए होंगे लाइफ में, हाँ, वो इस तरह की ज्यादा बात करते करते धीरे धीरे एक प्रिसेप्शन बन गया कि 6 महीना का कॉन्ट्रैक्ट होता है वन गो में, राइट। इसी में एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, जो रेटिंग होते हैं शिप में, जो सपोर्टिंग हैंड्स, उनका 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट होता है एट स्ट्रेच। यस, ओके। वो लोग जनरली 9 मंथ्स के लिए शिप में आते हैं। ऑफ कोर्स उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, इनफैक्ट नहीं होती है, वो खाली सपोर्टिंग स्टाफ हैं, तो इसलिए 9 महीना उन्हें करना पड़ता है। तो ऑफ कोर्स तब तो टफ तो है, यानी कि अगर देखिए जूनियर लेवल पे तो बहुत टफ है, लेकिन जो जो सीनियरिटी लेवल पे आप रहते हैं आपको मौका मिलता है कि साल में एटलीस्ट 2 बार घर पहुंच जाते हैं। जी जी बिल्कुल। पैसे के बारे में और टैक्स के बारे में आपने थोड़ा गोल कर दिया। हाँ, ये बात सच है कि अगर जो आप 6 महीना या उससे अधिक शिप में काम करते हैं, क्योंकि हमेशा इंटरनेशनल वाटर होता है जी, तो आपका टोटल इनकम एग्जेम्प्टेड है टैक्स से। वेरी करेक्ट। और चूंकि आपकी इनकम भी डॉलर्स के टर्म्स में ही होती होगी। जी जी बिल्कुल, इनकम डॉलर के टर्म में होती है। तो अगर जब रुपीज के टर्म में देखेंगे तो करोड़ नहीं, लेकिन काफी हैंडसम अमाउंट जरूर होता है। जैसे स्टार्टिंग में जो एंट्री लेवल से होता है वहाँ पे ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, जो कि शहर की इंडस्ट्री में वही है। ट्रू। यू स्टार्ट एनी करियर, आपका स्टार्टिंग स्लो होता है, जब आप धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस, अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन से बढ़ते जाते हैं तो सीनियर लेवल में आकर सैलरी बढ़ती है। यहाँ भी वही है। बहुत बढ़िया रवि जी, आपने सही कहा कि स्टार्टिंग में जो पेन आता है वो लोगों को नहीं दिखता है, लेकिन अंतिम समय का जो गेन है या सीनियर लेवल पे जब गेन ज्यादा दिखता है तो वो लोगों को ज्यादा दिखता है और उसकी बातें ज्यादा होती है। जी बिल्कुल। मैं आपके बारे में जानना चाहूंगा रवि जी, क्योंकि आपने मुझे जितना बताया था कि आपका बैकग्राउंड बिहार के एक छोटे से कस्बे या गांव से शुरू हुआ था, तो कैसे कैसे आपका इंटरेस्ट इधर जगह, कैसे कैसे आपका आना हुआ मर्चेंट नेवी की तरफ?
बिल्कुल सही। पहले जो बात हुई थी हमारी, मैं बिहार से गांव से हूँ और इस फील्ड के बारे में लिटरली कोई आइडिया नहीं था। इसके पीछे छोटी सी कहानी है, मुझे कैसे पता लगा इस फील्ड के बारे में। मैं एक शादी में गया था, वहाँ एक लड़का टी शर्ट पहने हुआ था टी एस चाणक्य का। और इनफैक्ट उसके कुछ दिन पहले ही एक केमिस्ट्री के सर जिनसे मैं ट्यूशन पढ़ता था पटना में, वो बात बात में ऐसे बोले थे, अरे तुम लोग पढ़ लिख कर मर्चेंट नेवी में जाओ और बहुत पैसे कमाओ और बिहार जैसे गरीब राज्य में आकर रिएक्टर लगाओ ताकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाए। करेक्ट। ये बोले थे। उसी सप्ताह कहीं न कहीं उनसे जब मैं देखा टी एस चाणक्य लिखा हो तो उनसे मैं इंटरेक्ट किया। इनफैक्ट वो मेरे कजन ब्रदर के साला थे जिनकी बहन की शादी थी। तो वो कुछ और इनलाइटन किए वहाँ पे हमें। लगभग उसी समय टाइम्स ऑफ इंडिया में वैकेंसी आती है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की TNOC करके आती थी वैकेंसी उसमें, ट्रेनिंग नेविगेटिंग ऑफिसर कैडेट। करेक्ट। तो फिर उसका फॉर्म फिल करें आप, एक छोटी सी एंट्रेंस एग्जाम होती थी, फिर उसका सिलेक्शन होता था। सिलेक्शन के बाद आपको फिर वो टी एस चाणक्य भेज देते थे शिपिंग कंपनी वाले। करेक्ट। तो वहीं से फिर पढ़ाई कीजिए, फिर उस शिप में इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इतना दिन क्लासरूम, फिर शिप में ट्रेनिंग। जब शिप में होते हैं तब कैडेट कहलाते हैं। उसका TNOC उसी का मैंने बताया था अभी, ट्रेनिंग नेविगेटिंग ऑफिसर कैडेट। एक ये एंट्री लेवल होता है। एंट्री लेवल, बिल्कुल कैडेट है आप कैडेट है। उसमें जो आपको स्टाइपेंड मिलता है वो सैलरी नहीं होती है। करेक्ट। आपको मतलब नथिंग एक्चुअली, पॉकेट खर्च के बराबर ही, पॉकेट खर्च के बराबर। उस समय तो क्या ही मिलता था, मैं शायद मैं बोलूँ भी ना, 1300 रुपये मिलते थे। राइट। आप बात कर रहे हैं 97, 98, 99, लेट 90s की। करेक्ट। जी, उसमें बात कर रहा हूँ मैं। जी। तो इस तरह से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था। हाँ। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप आके कॉलेज में फिर से, जब कैडेटशिप करने के बाद फिर आपको कॉलेज जाना आपने क्लास 12 के बाद ही ज्वाइन किया था? जी, क्लास 12 के बाद ही, जनरली क्लास 12 के बाद ही ज्वाइन करते हैं। हाँ। ग्रेजुएट। और 12th में क्या, क्लास 12 के अंदर क्या साइंस स्ट्रीम होना कंपलसरी है इसके लिए? साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो नॉर्मल बाकी बच्चों के लिए होता है। IIT यानी PCM रखते हुए अगर कोई जाना चाहे इस तरफ जी तो वो जा सकता है। उसके एंट्रेंस एग्जाम को ऑफ कोर्स क्वालिफाई करना 70% मार्क्स रिक्वायरमेंट इसका है क्लास 12 में। जी, 70% मिनिमम होना पड़ेगा और अब जा सकते हैं। ओके। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ। अब प्रोसेस थोड़ा अलग है। जी, अभी क्या प्रोसेस है एंट्रेंस का? क्योंकि आपने ये छेड़ी है तो मैं चाहता हूँ कि हमारे देखने वाले कुछ बच्चे भी अगर होंगे इस तरह के या उनके गार्जियन होंगे तो उनको एक आइडिया मिले कि किस तरह से मर्चेंट नेवी में एंट्री किया जा सकता है। जी हाँ, तो ऐसा है, अभी है IMU, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। राइट। इंडिया में अपने देश में जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं सबको एक अम्ब्रेला के अंडर कर लिया गया है अभी। ओके। और एक यूनिवर्सिटी है। हमारे टाइम में कुछ यूनिवर्सिटी करके नहीं था, वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट थे। गवर्नमेंट कॉलेजेस थे, कुछ प्राइवेट कॉलेज थे जो भी गवर्नमेंट से अप्रूव्ड थे। अभी सारे IMU के अंडर है। तो अभी एग्जाम्स IMU लेता है। जो बच्चा जाना चाहता है क्लास 12 में, ऑफ कोर्स आफ्टर 70% अगर जो अचीव किया है उसका ऑनलाइन फॉर्म भर के उसके एंट्रेंस टेस्ट देकर, राइट, और फिर उसके चॉइस के हिसाब से, क्योंकि अगेन जब वहाँ पे जाएगा वो सिलेक्शन होने के बाद उसके पास बेसिकली 2 स्ट्रीम हो जाती है। जब हम मर्चेंट नेवी बोलते हैं तो जैसे मैं कैप्टन हूँ तो मैं डेक साइड में हूँ। राइट। आप ऑपरेशन साइड में? ऑपरेशन मैनेजमेंट। जी, ऑपरेशन। एक होता है इंजीनियरिंग साइड, तो मेरीन इंजीनियर होते हैं। करेक्ट। एंट्री सेम है। अब वो कैंडिडेट के ऊपर निर्भर करता है कि वो डेक में जाना चाहता है या इंजीनियरिंग में जाना चाहता है। ओके। वहीं पे उसको चूज करना होगा। हाँ। अगर इंजीनियरिंग में जाना चाहता होगा तो इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरीन कॉलेज को भेजा जाएगा, डिपेंड्स अपॉन सीट जहाँ पे जितना है, जो एज यूजुअल बाकी जगह भी होती है। राइट। डेक साइड के लिए भी सिमिलर वे TS चाणक्य और भी कॉलेजेस हैं। करेक्ट। वहाँ से पढ़ाई कीजिए। TS चाणक्य तो मुंबई वाले की बात कर रहे हैं। जी, इस तरह के बहुत सारे कॉलेज है, बट वो रिप्यूटेड है जी, रिनॉन्ड है, सब लोग उसके बारे में जानते हैं। तो मगर शिप का जो कैप्टन होता है माना जाता है कि वो सर्वे सर्वा, एक तरह से एक जनरल परसेप्शन ही है, कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। और एज पर लॉ भी मतलब कैप्टन को ओनर रिप्रेजेंटेटिव कहा गया है। करेक्ट। तो शायद इसी वजह से लोग कहते हैं सर्विस सर्वा है, क्योंकि सब डिसीजन तो कैप्टन को ही लेना है वहां पर। करेक्ट। कोई टेक्निकल इश्यूज हो तो चीफ इंजीनियर या इंजीनियरिंग साइड्स के लोगों को इंटरफेयर करने की जरूरत पड़ती होगी। जी। वेरी गुड। तो चलिए आगे जर्नी करते, तो फिर कैसे आपने वहां से कब पास आउट किया TS चाणक्य से, और कैसे कैसे फिर आप आगे बढ़े अपने कैरियर में? जी, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया था, उस समय कंपनी ने सिलेक्शन किया था हमें, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। राइट। उस वक्त का तरीका वो था, तरीका अलग था। हाँ। तो
जब हम चाणक्य में थे तो ऑलरेडी एक तरह से हमारे हाथ में जॉब थी, जी हम जी, ऑलरेडी एम्प्लॉयड थे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के। राइट राइट। उस समय हमारे साथ तो और भी जो अलग अलग कंपनीज के स्टूडेंट साथ ही पढ़ रहे थे। तो कॉन्ट्रेक्चुअल होता था उस टाइम कि आपको इतना दिन कम से कम या बॉन्ड लेते होंगे जी कि पढ़ने के बाद इतने साल तक जी, आपको जी, काम बिल्कुल। करना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक बॉन्ड लिखवाती थी कि एक बार कैडेटशिप आपका ट्रेनिंग का पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर कॉम्पिटेंसी एग्जाम आप पास करने के बाद जहां तक मुझे याद आ रहा है 2 साल या 3 साल का एक बॉन्ड लिखवाया था उन्होंने। और ये पूरे कोर्स का ड्यूरेशन क्या था आपका? ये पूरे कोर्स अगर जो कैडेटशिप कहें तो पहले प्रीसी 3 मंथ्स होता था, फिर ऑन शिप आपको तकरीबन 36 महीने सेल करने पड़ते थे एज ए कैडेट। ओके, यानी कि ऑल टुगेदर ऑलमोस्ट 3.5 साल के आसपास। काफी साल नहीं, बीच में भर भी आते हैं, वन गो में तो नहीं रहेंगे आप, Correct. छुट्टी मनाएंगे वो काउंट नहीं होता है, सी टाइम काउंट होता है। ओके, तो इट मींस कि करीब 4 से 5 जी, साल जी, लग बिल्कुल, जाते बिल्कुल। थे अब कि again, आपको डिग्री मिलने में। अगेन ये पहले वाला रूल था, अभी अलग है। अभी क्या रूल है? अभी है कि अब 3 साल लगातार वन गो में पहले कॉलेज रहे, फिर शिप में सिर्फ 12 महीना ही रहता है लोग। ओके, यानी सारी चीज आप क्लासरूम में सीख लें पहले अच्छे पहले से। सीख लें अच्छे से, तब जाएं हाँ, और वहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें देखें, समझें, सीखें। तो 4 साल में वो डिग्री मिल जाती है और 12 महीना एक साथ होता होगा वहाँ की, वहाँ अभी भी है वो छूट? वो 12 महीने एक साथ नहीं होता है, 12 महीने एक साथ हो ही नहीं सकता है, बिकॉज वहाँ पे फिर अलग रेगुलेशन एक आ जाता है जो हमें रोकती है, कंपनी को रोकती है किसी को 12 महीने रोकने से। ओके, वो अलग सब्जेक्ट हो जाएगा, एमएलसी है, मेरीटाइम लेबर कन्वेंशन है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि सीफेयर 11 महीना ज्यादा शिप में हो ही नहीं सकता है। 11 महीना मैक्सिमम लिमिट एट स्ट्रेच जी। तो वहाँ पे कंप्लायंस नहीं होगा, इसलिए उसको भी 2 शिप में। और इसमें कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है। मान लीजिए कोई कैडेट सीख रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ 12 मंथ अगर जब 16 महीना कर लेगा, ही विल बी बेटर ऑफिसर टुमारो। 4 साल कंप्लीट करने के बाद 3 साल का क्लासरूम और 1 साल का ऑन बोर्ड शिप करने के बाद आज के डेट में क्या मेथड है, कैसे कैसे प्रोग्रेशन होता है? जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। यहाँ तक के बाद का जो भी प्रोसेस है सब सेम है, पहले वाला सिस्टम और आज का सिस्टम। शिप से उतरने के बाद एक सेकेंडमेट का एग्जाम देना पड़ता है। ओके, उसको हम कहते हैं सेकेंडमेट फॉरेन गोइंग। हाँ, उसमें अलग अलग फंक्शंस हैं, 3 फंक्शंस होते हैं, एक एक फंक्शन में कई पेपर्स हैं, मेट्रोलॉजी, चार्टवर्क, नेविगेशन, है ना, जो शिपिंग में हमें जरूरत होता है, शिप स्टेबिलिटी, कार्गो हैंडलिंग, ह्यूमन केयर, सब कुछ है इसमें, सारे सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग। उसके क्लास पहले होते हैं 4 महीने के, फिर से क्लास आपको अटेंड करना है, राइट। उसके पेपर्स होंगे रिटन, उसके बाद ओरल्स होता है, राइट। ओरल इसमें बहुत वाइटल रोल अदा करता है, क्योंकि अगेन यहाँ पे हमारे टाइम में ओरल सामने बैठ के होता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटकुल सर्वेयर बैठते थे और ओरल लेते थे। राइट। बेसिकली वो ये देखते हैं कि अगर जो वंस यू पास द रिटन एग्जाम, वो देखते हैं कि नॉलेज तो तुम्हें है, लेकिन शिप में इंडिपेंडेंट नेविगेशन वाच के लिए कैपेबिलिटी तुम्हें है भी कि नहीं, आपके रिफ्लेक्सेस का इतना फास्ट काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो एकदम सिचुएशन देख के पूछते हैं, लकड़ी के शिप रखे रहते हैं, ये तुम्हारा जहाज जा रहा है, ये सामने जहाज जा रहा है, यहाँ पे फॉग है, दिखाई नहीं दे रहा, क्या करो, व्हाट विल योर एक्शन। ये सब सिचुएशन के देखने के बाद असेस करते हैं, तब उसको सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी दिया जाता है। वंस यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, अब वो सर्टिफाइड ऑफिसर हो गया, उसके बाद आप सर्टिफाइड ऑफिसर हो गए, एंड देन यू गेट द एक्चुअल जॉब। जी, यहाँ से जो जॉब मिलता है, तो पहला जॉब का नाम है थर्ड ऑफिसर। राइट। तो जो कंपनी उसको कैडेट में सिलेक्शन किया था, वही कंपनी अब अपनी किसी शिप में एज थर्ड ऑफिसर प्लेस कर देगी। ओके, तो जस्ट एक आइडिया दे दीजिए नए बच्चों के हिसाब से कि थर्ड ऑफिसर पे जो ज्वाइन आज की डेट में करते हैं, जो भी किसी फॉरेन शिपिंग कंपनी में ज्वाइन करते हैं, रफली एक रेंज के हिसाब से क्या सैलरी उनको मिलती होगी 6-7 महीना जो वो काम करते हैं उसका? लगभग साल का, लगभग साल का नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होता है। हाँ, एक महीने में उसे तकरीबन $3000 मिलता है। $3000 जो कि रफली 2.5 लाख के आसपास हुआ इंडियन करेंसी में। जी हाँ, तो चूंकि अगेन वो 6 महीने काम करेगा, तो मान के चलिए $18,000 एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलेगा। करेक्ट करेक्ट। और मैक्सिमम है कि 9 महीने से ज्यादा वैसे भी वो काम 9 महीना से 11 महीना मैक्सिमम काम कर सकता है, लेकिन कोई करता नहीं होगा 6-7 महीना से ज्यादा। 9 महीना एक्चुअली रेटिंग को मिलता है, थर्ड ऑफिसर है या ऑफिसर है, इसका 6 महीना ही मिलता है। 6 महीना मैक्सिमम, 6 महीना मिलता है। राइट, प्लस माइनस 1 सब्जेक्ट टू लॉट ऑफ ऑपरेशन रीजन। हाँ। उसके बाद कितने दिन तक थर्ड ऑफिसर रहते हैं, फिर प्रमोशंस होते हैं या आगे बढ़ते हैं? जी हाँ, थर्ड ऑफिसर और सेकेंड ऑफिसर के बीच में कोई एग्जाम नहीं होता है। राइट। क्योंकि सेकेंडमेट का जो COC मिला था उसे, वो सेकेंड ऑफिसर बनने तक के लिए एलिजिबल है वो। ओके। तो अगर जो एक शिप में थर्ड ऑफिसर में काम किया हो, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा और कैप्टन की निगरानी में रहता है, वो देखता है कि वेदर
नेक्स्ट रैंक के लिए अपने आप को ट्रेंड कर रहा है कि नहीं, नॉलेज गेन कर रहा है कि नहीं, एजुकेट कर रहा है कि नहीं। तो इसी तरह अगर जो 3-4 शिप में किया तो कैप्टन लास्ट में रिपोर्ट बनाते हैं उसके, हर शिपमेंट के बाद रिपोर्ट बनता है, अप्रेजल बनता है। और वो अप्रेजल कुछ ओपन अप्रेजल उसे दिखाते हैं, बेसिस योर परफॉर्मेंस, ये तुम्हारा मेरा ओपिनियन है, करेक्ट। और इसी तरह 3-4 रिपोर्ट जाता है ऑफिस में एट द एंड ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट। ऑफिस अगर देखेगी 2 या 3 कैप्टन का रिकमेंडेशन है कि सेकंड ऑफिसर बन सकता है, तो अगली शिफ्ट में सेकंड ऑफिसर जाएगा। ओके, सेकंड ऑफिसर बनने के बाद तकरीबन क्या जंप होता है इनकम लेवल में? सेकंड ऑफिसर में लगभग $4,500 वेजेस मिलता है, तकरीबन 1.5 गुना हो जाता है, 1.5 टाइम्स के आसपास हो जाता है। अगेन डिपेंड्स ऑन टाइप टू टाइप। टैंकर्स में इतना है, बल्करी में थोड़ा $400-500 कम होंगे। हाँ, मतलब वो 10% $400-500 ज्यादा होगा, 10% प्लस माइनस होगा। जी, करेक्ट, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर सेकंड ऑफिसर से आगे का प्रोग्रेशन कैसे होता है? सेकंड ऑफिसर, क्योंकि आपने तो पूरा पाथ देखा होगा, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ताकि हर कोई इसकी जानकारी ले सके और उसे आगे समझने में आसान हो। सेकंड ऑफिसर बनने के बाद उसको चीफ ऑफिसर बनते हैं लोग जी। चीफ ऑफिसर बनने के लिए फिर क्लासरूम उसका अटेंड करना पड़ता है। ओके। वो तकरीबन 1 से 1.5 साल लगता है उस सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी उसको ऑब्टेन करने में, वो लंबा प्रोसेस है। ओके, नॉर्मली कितने साल का रफली आप कर लेते हैं काम, तब आप सेकंड ऑफिसर के रूप में, जब आप चीफ ऑफिसर के लिए एलिजिबल होते हैं नॉर्मली? तकरीबन 18 महीना सेलिंग ऑन बोर्ड सी टाइम अगर हो गया हो विद सेकंड मिड सीओसी, हाँ, मतलब वो क्वालिफिकेशन भी हो और एक्सपीरियंस भी हो, दोनों। हाँ, ऑफ कोर्स, तब तो आप हो जाते हैं चीफ ऑफिसर्स के लिए, चीफ ऑफिसर एलिजिबल हो गया। हाँ, अब जाइए क्लासरूम अटेंड कीजिए, 3 महीने क्लास होता है, उसके फिर से पेपर है, 3 फेज हैं, 3 फंक्शंस हैं, फिर से 3 में फिर से क्लास है। इसमें फेज 1 और फेज 2 कहते हैं। करेक्ट। फेज 2 में मैरीटाइम लॉ वगैरह पढ़ना है, इसके भी पेपर्स हैं, फिर 3 ओरल फिर से हैं। ये पूरा प्रोसेस होने के बाद आपको सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी मिलती है, वो कहते हैं चीफ ऑफिसर बनाती है उसे, आपको फर्स्ट ग्रेड कर लाता है वो। राइट। तो फिर आप चीफ ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो गए, और फिर डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट आप किसी भी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और सेलिंग कर सकते हैं चीफ ऑफिसर के रूप में। जी, आप एलिजिबल हैं, लेकिन नॉट नेसेसरली कि कंपनी आपको चीफ ऑफिसर में प्लेस करेगी शिप में। करेक्ट। फिर उनके अपने क्राइटेरिया होते होंगे, उनके अपने क्राइटेरिया होते होंगे। ज्यादातर केस में विथ चीफ ऑफिसर लाइसेंस उसका ये सेकंड ऑफिसर ही सेल करना पड़ता है। हाँ। क्योंकि अब मास्टर उसको देखेगा, ऑन बोर्ड कैप्टन देखेगा कि ये चीफ ऑफिसर के लिए तैयार अपने आप को कर रहा है कि नहीं, अपने आप को एजुकेट कर रहा है कि नहीं। करेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे। वेरी ट्रू। खाली लाइसेंस होने से इनफ नहीं कि आप शिप की सेफ्टी, चूंकि चीफ ऑफिसर एक बहुत हाईली रिस्पॉन्सिबल जॉब है। राइट, he is supposed to be the next to the captain, right, एज पर लॉ भी जो एक होता है हमारा SMS सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें बिल्कुल ये डिफाइंड होता है कि इन केस ऑफ इनकैपेबिलिटी ऑफ मास्टर चीफ ऑफिसर विल बी इन कमांड। राइट, तो उसमें उसकी क्वालिटी दिखनी चाहिए। करेक्ट, अप टू सर्टेन एक्सटेंट। नॉर्मली जस्ट एक फिर से मैं वही आइडिया ले रहा हूँ कि चीफ ऑफिसर होने के बाद जब आदमी जाता है कॉन्ट्रैक्ट में शिपिंग के लिए, तो उसकी इन्हेंसमेंट कितनी होती है सेकंड ऑफिसर से? यहाँ पे थोड़ा बड़ा जंप होता है, तकरीबन डबल हो जाता है। ऑलमोस्ट मान के चले 8 से 10 हजार के बीच में। बहुत अच्छा, सही बोला आपने। 8 से 10 हजार के आसपास का होता है, मगर टाइम फ्रेम फिर वही है, 6-7 महीना ही वो सेलिंग करते होंगे रफली। अगेन पूरे साल भर की मैं बात, पूरे साल भर में, पूरे 1 साल में 6, चूंकि चीफ ऑफिसर है तो 4 महीना ही जाएगा, चीफ ऑफिसर सीनियर ऑफिसर कहलाता है। ओके, वो एक बार 4 महीना ही करता है, फिर जाता है, फिर जाता है। हाँ। लेकिन अगर जो एक पूरे साल में पकड़े तो 6 महीना 7 महीना, कभी कभी लोग किसी कारण बस फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है तो 8 महीना स्पेशल रिक्वेस्ट, हाँ, आप ऑफिस को अपना अप्लाई करें कि हमें ज़्यादा करना है। अगेन सब्जेक्ट टू कैप्टन अप्रूवल। ऑन बोर्ड में कैप्टन को लगेगा तुम एक्सटेंडेड पीरियड तक इसी रिदम से काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। करेक्ट। तो कुछ फैक्टर वहाँ पे इन होता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है उसको। जी। तो फिर कंपनी अलाउ करती है, कभी कभी किसी केस में अलाउ नहीं भी करती है। राइट। तो चीफ ऑफिसर के बाद कि कैप्टन की जर्नी कैसी होती है, और रफली जस्ट आपके हिसाब से मैं देखूं एग्जांपल के तौर पे, तो आपने जब 3rd ऑफिसर से जर्नी स्टार्ट की और चीफ ऑफिसर बनने में आपको कितने टाइम लगे थे? तकरीबन 7 साढ़े 8 साल लगे थे। तकरीबन 7 से 8 साल में आप चीफ ऑफिसर हो गए। जी। और चीफ ऑफिसर से फिर जब कैप्टन बनने का ये जर्नी कितना लंबा था आपके केस में? तकरीबन वही आज भी होगा, प्लस माइनस 1 आध साल। जी।
तकरीबन 4 या 5 साल में कैप्टन बन गए थे। ओके, यानी कहने का मतलब है कि आपने अपनी जर्नी के 12 साल में आप कैप्टन बन गए, 12-13 साल जी। में, और शुरुआत की 5 साल और मैं जोड़ लूं कि जो आपके लर्निंग फेज थे, तो कुल मिला के 17 साल के बाद आप तकरीबन 12 साल से कैप्टन हैं, एम आई राइट? जी नहीं, यहाँ पे पहले का जो 5 साल जोड़ रहे हैं जोड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं है जरूरत, राइट, वो एजुकेशन था, तो लर्निंग थी। क्योंकि एक कैडेटशिप से मैं बताया था, जो हाँ। 1997 में कैडेट थे फर्स्ट टाइम, और 2006 में मैं चीफ ऑफिसर बन गया था, ओके, और 2011 में कैप्टन। 2011 में कैप्टन बन गया, तो रफली 14 साल से कैप्टन है। जी जी, तो एक बड़ा बड़ा समय हो गया। बिल्कुल। तो बस अब यहाँ ये भी ऐड कर दीजिए कि इनडायरेक्टली, डायरेक्टली आपने नहीं बताया, तो इनडायरेक्टली मैं पूछ ले रहा हूँ इनकम के हिसाब से कि ये 9,000 10,000 जो एक चीफ ऑफिसर को मिलते थे, वो कैप्टन को कितने मिलते हैं? मैं आपके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, जनरल जो ट्रेंड है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा जंप नहीं है एक्चुअली। हाँ हाँ, यहाँ पे एक कैप्टन को 12,000 से लेकर $15,000 के बीच, 12,000 से $15,000 जी। के बीच का मिलता है, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शिप, सीनियोरिटी। अब सीनियर होते जाते हैं तो कहीं न कहीं आपका एड ऑन होते जाता है कुछ न कुछ। राइट, जितनी ज्यादा आपकी एक्सपीरियंस है, जी, जितना जी। सक्सेसफुली आपने जी, जी। किया हुआ है, उसके हिसाब से जी, थोड़ी प्लस माइनस होती है। बिल्कुल, राइट, यही। ये तो हुआ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो कि आप तो उसको निभा रहे हैं, हमारे लिए इसमें बहुत सारी जानकारी नहीं है, मगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी मर्चेंट नेवी की तरफ जाएं, तो उनको एक बहुत सिंपल तरीके से आपने जो जानकारी दी है उनको मदद करेगा। अब मैं दूसरे तरीके से कुछ और चीजें जानना चाहूंगा आपसे। ये है कि आपने इतने साल अलग अलग लेवल पे, अलग अलग एरियाज में आपने शिपिंग की है, तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए आज तक, और क्या क्या मजेदार घटनाएं हुई, अगर कुछ हो उसमें शेयर कर सके। ऐसा मजेदार घटनाएं ऐसा तो कुछ नहीं है। ऑफ कोर्स जब हम सी की बात करते हैं तो चैलेंजेस हमेशा होती है। राइट। मेन चैलेंज जो होता है शिप में, जब आप ओशन ट्रांजिट कर रहे हो या इवन कोई सी ट्रांजिट कर रहे हो, तो अगर जो बैड वेदर आ गया, साइक्लोन आ गया, टीआरएस आ गया। टीआरएस क्या हुआ? वही साइक्लोन को बोलते हैं, ट्रॉपिकल रिवोल्टिंग स्टॉर्म बोलते हैं। वो आ गया। तो फिर आपको कैसे शिप को नेविगेट करना है, उसके थ्रू कैसे बचाना है। करेक्ट। क्योंकि उसमें सेफ्टी ऑफ शिप, सेफ्टी ऑफ क्रू एंड सेफ्टी ऑफ योरसेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट। तो चैलेंज वही है। ऑफ कोर्स अगेन आज के साइंस के युग में जब जितना सैटेलाइट कवरेज है, जितने कनेक्टिविटी सोर्स है, बहुत ही फास्ट, बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिलता है। वेदर और शिप भी बहुत स्टेबल हो गए होंगे पहले के जमाने के हिसाब से, जो अर्ली फेज में आप लोग करते थे और अभी कर रहे हैं, उसमें डिफरेंस आया है उसके स्ट्रक्चर में, स्टेबिलिटी में कुछ? नहीं, स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी पहले से ही बहुत अच्छा रहा है। हाँ, ये बहुत ही ट्रेडिशनल इंडस्ट्री है। राइट। हाँ, ऑफ कोर्स कुछ चेंज आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा बताऊंगा, बल्क कैरियर जो शिप होता है, बल्क कैरियर जिसमें कि सीधे ग्रेनुलर फॉर्म में ही अपलोड कर लेते हैं, पैकेजिंग नॉट रिक्वायर्ड। राइट। अब कहीं वीट ढोना है या तो सल्फर, कोयला, वो सीधे शिप में सीधे बल्क में लोड कर दिया जाता है। ओके, राइट। हाँ, उस समय काफी स्ट्रक्चर चेंज किए गए, बिकॉज उसमें स्ट्रेसेस बहुत हाई होते हैं जब ओशन रफ हो तो उसके स्ट्रेंथनिंग बढ़ाई गई। बहुत सारे सिस्टम लगाया गया कि अगर किसी कारणवश कहीं होल्ड में पानी आने लगे तो पहले अलर्ट आ जाए, ये सब लगाया गया बाद में। इनफैक्ट मैं जब सी ज्वाइन किया उसके बाद ये सब चेंजेस है, पहले ये सब नहीं थे। ताकि और सेफर किया जाए शिप को। तो वो ट्रांजिशन चूंकि आप लोग ऑलरेडी देख रहे हैं कि थोड़ा स्मूथ होते जा रहा है, चीजें थोड़ी आसान हो रही है पहले से। मैं जस्ट चैलेंज के बारे में एक और जानना चाहूंगा कि मुझे याद है, क्योंकि आपसे मैं पिछले 12-14 साल से हम लोग मिल रहे हैं, जान रहे हैं, तो मैं जान रहा हूँ कोविड के दौरान आप शिप में थे। वो कैसा था अनुभव, जो पूरी की पूरी दुनिया एक रुकी हुई थी? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय आपने छेड़ा है। जी। जब कोविड था पूरी दुनिया रुकी हुई थी, सारी दुनिया लॉकडाउन, नो एयरलाइंस, कुछ चल नहीं रहा था। उसमें मैं शिप में था, क्योंकि एयरलाइंस ही नहीं थी तो घर कैसे आएंगे आप। करेक्ट। तो इन वन स्टेज आई थिंक 8 महीना में शिप में था उस समय। एट स्ट्रेच 2020 तकरीबन आपने शिप में ही गुजारे थे, लंबा समय। 2020 के अगस्त में आया था। हाँ, करेक्ट। मैं ज्वाइन किया था 19 के नवंबर या दिसंबर में, और 20 के अगस्त में आया था घर में। ओके। तो मैं यहाँ पे, चूंकि आपने लॉकडाउन की बात किया, कोविड की बात की, तो ये बताना चाहते हैं कि शायद लोग तो घर में बंद थे, फिर भी सारे उनकी जरूरत के सामान किसी न किसी रूप में डिलीवर्ड हो रही थी। राइट।
मुझे नहीं पता है लोग ये कितना इस बात को को रिलेट कर पाए कि कैसे वो चीजें आप तक पहुंच पा रही है। आप शायद अगल बगल देखते हैं कुरियर लगा लेकर आ रहा है और भी एसेंशियल स्टोर्स ओपन है, लेकिन एसेंशियल स्टोर में सामान कहाँ से आ रहा है? बहुत सारे गुड्स हमारे अराउंड है, इवन बिजली आ रही है मान लीजिए, तो थर्मल प्लांट चल रहा है, कोयला कहाँ से आ रहा है? करेक्ट। बहुत सारे कोयला हमारे झारखंड में है, देश में भी, लेकिन बहुत सारा कोयला हम इंपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया से कोयला आता है। वेरी करेक्ट। अगर जो वो खास टाइप का कोयला नहीं आएगा तो हमारे थर्मल प्लांट बंद हो जाएंगे, तो फिर बिजली कैसे आती है उस समय भी? बिल्कुल, आप इसी को थोड़ा इलैबोरेट कर दीजिए कि पूरी दुनिया की ट्रेड जो होती है, पर्टिकुलरली गुड्स की ट्रेड जितनी होती है पूरी दुनिया में, ग्लोबल ट्रेड में, उसमें कितना बड़ा हिस्सा शिप के माध्यम से होता है? इसका एक्चुअल फिगर तो नहीं है, एक एस्टिमेशन है कि जो भी अपने अराउंड आप चीजें देख रहे हो, उसके 97% चीज कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में शिप में ट्रांजिट हुआ है। ओह माय गुडनेस, 97%, बिग अमाउंट, बिग थिंग। जी हाँ। और तो जी आप कुछ कह रहे थे। तो आप इस फील्ड को, जैसा कि कोविड का आपने बात किया था, उस समय पहली बार ऐसा हुआ कि सीफेरर को वर्ल्ड कम्युनिटी रिकॉग्नाइज करने लगी और उसको सेफ एक्सेस देने लगी, ताकि इसको जाने दो, निकलने दो, नहीं तो एसेंशियल सर्विसेज रुकेगी। वेरी करेक्ट। उस समय ही रियलाइज किया इंडस्ट्री ने, इवन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी, क्योंकि भारत में जितने भी पोर्ट थे, तो शिप अगर जो आया बाहर से और उसमें इंडियन है और कभी 7-8 महीने से है, तो ऑफकोर्स वो घर आना चाहेगा। करेक्ट। उसके रिप्लेसमेंट चाहिए। अब अगर जो कोई कैप्टन, फॉर एग्जांपल मैं ही शिप में हूँ, हमारा शिप अगर कोचीन आया है, हमारा रिप्लेसमेंट को दिल्ली से जाना है और एयरलाइंस बंद है, तो इमेजिन कीजिए, बाय रोड गए हैं लोग लंबे हजार 2,000 माइल, और अलग अलग स्टेट से ट्रांजिट करना है। अब सोचिए, जबकि स्टेट भी लॉकडाउन में था, कार कैसे जा रही थी? डीजी शिपिंग स्पेशल सर्कुलर निकाला था, इनको एक्सेस दीजिए, सेफ एक्सेस दीजिए। करेक्ट। उनके लिए बहुत जल्दी गवर्नमेंट ने एक्शन लिया था और एक्सेस मिला था। पूरी दुनिया की ट्रेड, दुनिया की जरूरत ही ठप हो जाती है अगर आप लोग उस वक्त, आप लोग भी लॉकडाउन में चले जाते। तो ईश्वर की कृपा थी कि आप लोग सुरक्षित रहते हुए पूरी दुनिया के ट्रेड को और जरूरतमंद को जरूरत की सामानें पहुंचा पाए। आप तो पूरी दुनिया में घूमे होंगे, तकरीबन सारे कॉन्टिनेंट गए होंगे, सारे सारे तो नहीं, हाँ बोलते हैं जैसे 7 समुद्र, प्रशांत महासागर, जितने भी, जी हाँ, सब जगह आपने किया होगा। जी हाँ गए हैं। तो इसमें कोई डिफरेंस है क्या? अलग अलग ओशन या अलग अलग जो हम लोग सी बोलते हैं, कोई डिफरेंस बाउंड्री तो नजर नहीं आएगी आपको? नहीं, कोई डिफरेंस तो नहीं है ना, सेलिंग में कोई डिफरेंस दिखता है क्या? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं। कुछ पाथ डिफिकल्ट होंगे, ऐसा कुछ बोला जाता है। डिफिकल्ट, लाइक अगर जो आप पोलर रीजन में चले जाएंगे। हाँ, पोलर रीजन का मतलब काफी नीचे या ऊपर? दोनों तरफ पोलर ही हुआ। जी। साउथ पोल, नॉर्थ पोल। हाँ। उधर जितना ऊपर चले जाएंगे उतना बैड वेदर ज्यादा मिलेगा, हार्श वेदर मिलेगा, ठंडी हवाएं चलेगी, आइसबर्ग मिलेंगे, तो चैलेंजिंग हो गया नेविगेशन। करेक्ट। जितना आप इक्वेटोरियल तरफ है, इक्वेटर तरफ है, उतना आपको बेटर मिलेगा। लेकिन ये भी फैक्ट है कि इक्वेटोरियल रीजन से ही साइक्लोन शुरू भी होता है। वेरी ट्रू। तो वो अलग सब्जेक्ट है, मेट्रोलॉजी हो जाएगा पूरा। करेक्ट। चलिए, उस पर हम लोग आज डिस्कस नहीं करते हैं। हम लोग इकोनॉमिक पे थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहेंगे आपसे, कि चूंकि पूरे दुनिया की ट्रेड में बहुत बड़ा हिस्सा है आप लोगों का, तो सी फेरर एज ए, चूंकि आप लोग के जो कंप्लीट जितने भी लोग काम करते हैं उनको सी फेरर कहते हैं, राइट? जी बिल्कुल। तो सी फेरर का कंसंट्रेशन पूरी दुनिया में कहा जाता है कि इंडिया का बहुत बड़ा योगदान, तो कितना, क्या स्थिति आज के में इंडिया किस रूप में कंट्रीब्यूट कर रहा है इस पूरी की पूरी इंडस्ट्री को? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। इंडिया काफी लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तकरीबन पूरे दुनिया में 3 मिलियन सीफेरर हैं, एक्टिव सीफेरर। 3 मिलियन, ऑलमोस्ट 30 लाख। जी। उसमें 10%, 30 लाख, सॉरी 3 करोड़, 3 मिलियन बोले ना, सॉरी 30 लाख। उसमें से 10%, 3 लाख सीफेरर, एक्टिव सीफेरर इंडियन है। ओह ग्रेट, बहुत बढ़िया। जी। यानी ये जो कहा जाता है ना, कि बहुत बार कहा जाता है कि ये फलाना इंडस्ट्री इंडिया को बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये कर रहा है, मगर मुझे जो समझ में आ रहा है कि सी फेरर का कंट्रीब्यूशन इंडिया की इकोनॉमी में बहुत बड़ा है। जी बिल्कुल। चूंकि आप कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ मैं जरूर एक ऐड करना चाहूँगा। आप चूंकि इकोनॉमिस्ट हैं और आप इकोनॉमिक्स का ही पूरा काम आपका है, हर एक साल इंडियन सी फेरर भारत सरकार को $7 बिलियन रिमिटेंस भेजती है। ओके, यानी कि जो बाहर कमाते हैं उसमें से 7 बिलियन रिमिटेंस जो इंडिया में आती है वो सी फेयर के माध्यम से आती है। $7 बिलियन, ह्यूज अमाउंट, ये बहुत बड़ा अमाउंट है जी। ग्रेट। तकरीबन कह सकते हैं कि 60-70 हजार करोड़ रुपया
सिर्फ और सिर्फ रिमिटेंस में जी आ रहा है सी फेयर के माध्यम से इंडिया में, जो कि इंडियन करेंसी को भी स्टेबल करने में जोड़ देता है और इंडियन इकोनॉमी को एक बड़ा सप्लाई देता है। जी बिल्कुल। दैट्स अ ग्रेट थिंग। और कुछ बताइए। इसी समय एक चीज और ऐड करना चाहूंगा जी। जो कि आपने पहले सवाल उठाया था कि टैक्स नहीं लगता है। तो अगर जो इसको आप इस एंगल से देखें कि $7 बिलियन अगर जो रिमिटेंस सीफर भेज रहा है तो कहीं न कहीं तो ह्यूज अमाउंट में ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर रहा है देश बहुत में, बड़ा देश की कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमी में। बहुत बड़ा तो टैक्स नहीं भी लग रहा है डायरेक्ट टैक्स, तो कोई जास्ती नहीं कर रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे कंट्री में ऑफिशियली टैक्स नहीं है। आप 2 महीना काम करें, 5 महीना काम करें, टैक्स है ही नहीं सीफेयर के ऊपर। बट भारत सरकार हमारे देश में टैक्स है। 6 महीने से कम काम करते हैं तो टैक्स लग जाएगा, 6 महीने से ऊपर करते हैं तो टैक्स नहीं लगेगा। तो आप लोग को भी वो एनआरए की कोटा का जो रिक्वायरमेंट है टैक्सेशन का, वो फुलफिल करना पड़ता है। जी बिल्कुल सही आपने बोला। जी, ये सही आपने कहा कि जो कंट्रीब्यूशन आप लोग कर रहे हैं हर तरह से, एक तो ग्लोबल ट्रेड को ऑपरेट करने में इतनी बड़ी मदद कर रहे हैं घर से अपने दूर रह के इतने लंबे समय तक, और तीसरा उसमें भी बहुत अच्छी बात यह है कि आप रिमिटेंस भी इतना भेज रहे हैं, तो हर रूप से तो कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं। जो टैक्स से कंट्रीब्यूट करते हैं उससे बहुत ज्यादा आप दूसरे तरीके से भारत को, अपने देश को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और कोई बात जो आपको लगता है कि हमें या हमारे दर्शकों को जानना चाहिए कंप्लीट मर्चेंट नेवी के एंगल से, मैरिन के एंगल से या सीफेयर के एंगल से? मैं यहाँ पे एक बात ही कहना चाहूँगा, अगर जो कोई यंगस्टर जो 12th पास करता है, अगर जो वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है तो वो सिर्फ ये सोच कर ना ज्वाइन करे कि दुनिया दिख रहा है। राइट। ये चैलेंजिंग जॉब है। वो चैलेंज एक्सेप्ट करने का नेचर उसका होना चाहिए। ही शुड बी रिजिलिएंट। वेरी ट्रू। नहीं तो क्या हो रहा है आज के डेट में, ये इंटरनेट और कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया है, लोग शिप में ये एक्सपेक्ट करके नहीं जाते हैं कि वहाँ हमें बहुत हार्डशिप भी कभी कभी करना पड़ सकता है। वेरी करेक्ट। और वो जब सामना करना पड़ता है तो टूटने लगते हैं, घबरा जाते हैं, बहुत सारे अनयूजुअल स्टेप्स लेने लगते हैं। सो मैं यंगस्टर से ये कहना चाहूँगा कि अगर जो उन्हें आना है तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। अगर जो आप इस नेचर के हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम, आप प्लीज आइए। बहुत सही आपने कहा कि सिर्फ आप पैसे को देख के या रुतबे को देख के या आप घूम लेंगे ये सोच के जा रहे हैं तो आप सही काम नहीं करेंगे। आप तभी आइए जब आपको लगता है कि आप सचमुच में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेंटली आप स्ट्रांग हैं, तो ही आप वहां सक्सेसफुल हो सकते हैं। बिल्कुल सही। सो थैंक यू रवि जी, आपसे बात करके तो वैसे भी ऑलवेज अच्छा लगता है। बहुत सारी नई जानकारी, बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन आपने दी। सो थैंक्स अ लॉट। कुछ और लास्ट में रह गया हो तो बता सकते हैं आप कुछ? नहीं, शायद मैं एक बात और बोलना चाहूँगा। जी अपने देश के पर्सपेक्ट से। हाँ। देखा जाए तो हमारे इंडिया में 7,500 किलोमीटर का ह्यूज कोस्ट लाइन है। करेक्ट। और उसके रिस्पेक्ट में शिपिंग निग्लिजिबल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो जब से अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ये तो काफी इनिशिएटिव ले रही है रोड, रेलवे, हाईवे, पोर्ट कनेक्टिविटी पे, और पेस बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि हम लोग तो अराउंड ग्लोब जाते हैं, यूरोप, अमेरिका, किसी भी रिवर में जाइए, आप यकीन मानेंगे ओशन से अंदर रिवर में 3 दिन तक शिप सेल करते जाता है। दोनों साइड सिर्फ पोर्ट एंड फैसिलिटी होती है। राइट। जो कि इंडिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। कुछ एक्सपेरिमेंट के रूप में दिख रहा है इक्का दुक्का, मगर प्रॉपर तरीके से अभी तक बना नहीं। निग्लिजिबल है। वाटरवेज की बात हो रही है मगर उससे उतना काम अभी भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। अब देखें, अगर गुजरात जाए तो गुजरात में जो गल्फ ऑफ कच्छ का एरिया है, वहाँ पे काफी शिपिंग है। करेक्ट। तो इंडिया में अगर बोला जाए तो सिर्फ वहीं थोड़ी सी शिपिंग की डेंसिटी दिखती है, बाकी कहीं नहीं दिखती है। ओके, तो ये बहुत अच्छा आपने सजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी और सारे के सारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनके लिए भी एक अच्छी ये है कि इस पे फोकस और करने की जरूरत है, ताकि हम दुनिया के एंगल से भी और अपने लॉजिस्टिक के हिसाब से भी कॉस्ट भी बहुत आप कॉस्ट कम जाएगा, कम कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, चीजों को फास्ट कर सकते हैं। अभी रेलवे में देखिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना जी, तो रेलवे से अगर जो पोर्ट तक पहुंचा देंगे फास्ट, अगर पोर्ट्स हमारे फैसिलिटी अच्छी नहीं होगी, इनफ नहीं होगी, तो वहाँ भी कंजेशन होगा। तो ये वहाँ भी बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है। बहुत सारा काम हो रहा है और हम होप करते हैं जो प्रेजेंट हमारी गवर्नमेंट है ये तो करेगी। करेक्ट, उनका विजन तो क्लियर है, मगर जो टाइम लग रहा है वो एक बात है। वो थोड़ा ब्यूरोक्रेसी भी अपना थोड़ा हर्डल तो है। जी। एक और बात है ऐड करेंगे हम, उदाहरण देना चाहेंगे, जो इंडियन पोर्ट्स हैं
अगर जो किसी शिप को शिप आता है उसमें कुछ रिपेयर होना है, कोई इक्विपमेंट की सर्विसिंग होनी है, जी जी, तो उस मेकर्स का इंजीनियर आकर सर्विसिंग करेगा। हाँ हाँ, अब जान के आश्चर्य आपको होगा कि उनको ओवरनाइट का पास नहीं दिया जाता है। ओके, मान लीजिए कि 2 बजे आपका शिप चेन्नई पोर्ट में आया है, आपको एसेंशियल इक्विपमेंट में सर्विसिंग की जरूरत है, तो सर्विस इंजीनियर मेकर्स के इंजीनियर शिप में आएगा, तो इमिग्रेशन वाले उसे उसी दिन तक का ही पास देंगे। वो काम ओके। खत्म अगर नहीं होता है तो हाँ। तुम्हारा प्रॉब्लम है वो। ओ, ये कितनी बड़ी ड्रॉबैक है। जी, तो हमारे देश के पॉलिसी मेकर, इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को इस पे देखना पड़ेगा राइट, कि कि कैसे शिप सुविधा ओनर, फिर शिप ओनर वहां पे क्यों करवाएंगे रिपेयर, कहीं बाहर दूसरे कंट्री में दूसरे जाके कंट्री कराएंगे, करवाएंगे। अगेन लॉस है कंट्री जब का। हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, इकोनॉमी की बात करते हैं, ये सारे फैक्टर इन होंगे। करेक्ट करेक्ट, तो उन्हें बिल्कुल देखनी आपने बहुत चाहिए। अच्छी चीज कही। और होपफुली ये वीडियो अगर देखेंगे हमारे कोई ऐसे लोग जो नीति निर्धारक हैं, तो उम्मीद करते हैं कि वो इस पे ध्यान देंगे और ताकि इन चीजों को भी स्मूथ करें, ताकि एक बेहतर इकोनॉमिक प्रोग्रेस उस एंगल से भी जी। छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन करके भी ना कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा हो जाता है। सो नाइस रवि जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, और हम लोग इस तरह से आगे भी बात Thank करते you again. रहेंगे। Thank you so much. थैंक Thank यू। you.